गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये हम लोग पढ़ भी रहे थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे तीन तरह का हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। एक तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसमें क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज होते हैं वो प्लेन और पैरेलल दोनों होते हैं। दूसरी बात कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म भी हमको पढ़ना है, जिसमें हमको जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज होते हैं ऐसे होते हैं, प्लेन तो होते हैं लेकिन पैरेलल नहीं होते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ये प्रिज्म लिख दिया है मैंने। ये तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। और लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका एटलीस्ट वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है। दूसरा आप प्लेन ले सकते हैं, प्लेनो कॉनवेव, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्लास स्लैब पढ़ेंगे। ग्लास स्लैब के भी पहले हम लोग थोड़ा वाटर के थ्रू रिफ्रैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ। यहाँ से हम लोग नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। अब जरा देखो ये होता क्या है। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी, ये पेंसिल ऐसे ले लीजिए या कोई पेन ले लीजिए और एक कटोरी में पानी भर के उसमें ऐसे रखिए, तो आपको ये थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। ये पेंसिल उस समय आपको लगेगा कि जैसे आप नीचे रखे हैं बिल्कुल बॉटम पर, लेकिन ये आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा। इसी तरह से एक चीज़ और भी आपने महसूस किया होगा, अगर आप किसी स्विमिंग पूल में गए हैं, स्विमिंग पूल की बिल्कुल उसका बॉटम आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा ऊपर ही है, लेकिन जब आप उसमें जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी गहराई जितनी आपको दिख रही थी उससे कहीं ज़्यादा है। तो हम लोगों को जो दिखता है, जो अपीयरेंट डेप्थ होता है, वो कुछ और होता है, रियल कुछ और होता है। एंड ऑल दिस हैपन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। अब जरा समझो क्या हमारे कहने का मतलब ये है कि ये रही बॉटम, हमको इसको देखना है। अब देखें इसकी इमेज कहाँ बनती है। तो इसको अगर हम ऑब्जेक्ट मान लें, मान लो कि यही ऑब्जेक्ट है, यही हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, तो यहाँ से दो रे ले लेते हैं। एक रे तो बिल्कुल ऐसे ले लो, ठीक परपेंडिकुलर इसके, ये जो इसमें वाटर भरा हुआ है इस पर ठीक परपेंडिकुलर ले लो इसके सरफेस के। तो परपेंडिकुलर जो रे लेंगे वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, ये बिल्कुल सीधा चला जाता है। और एक दूसरी रे यहाँ से हम ले लेते हैं इस तरह से, तो ये इस सरफेस पर यहाँ जा कर के इसको मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रा करें तो ये डेंस मीडियम है, बाहर एयर है, तो ये डेंस है, बाहर रेयर है। तो यहाँ से जब ये बाहर निकलेगी तो क्या होगा, ये नॉर्मल से थोड़ा दूर होकर के ऐसे कहीं चली जाएगी। तो एक रे तो बिल्कुल सीधी ऐसे चली गई, दूसरी रे ऐसे जा रही है, यहाँ से इधर की ओर चली गई। अब इस रे को जब हम लोग पीछे इमेजिनरी फॉर्म में पीछे बढ़ाएंगे तो ये आकर के कहीं यहाँ हमको मिलेगी, और इस जगह पर जहाँ पर ये मिलेगी यही इसका इमेज हो जाएगा। तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और इसकी इमेज हमको कहाँ दिख रही है, यहाँ पर। यही चीज़ स्विमिंग पूल में भी होती है कि स्विमिंग पूल आप देखते हैं, आपको ये चीज़ दिखती है, जबकि होती कहाँ है, यहाँ इस जगह पर होता है। तो अब हमको यही जो अपीयरेंट डेप्थ है और रियल डेप्थ है, इनमें एक रिलेशन बना लेना है। यहाँ से देखो हमने लिख दिया, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम व्हेन सीन फ्रॉम रेयरर मीडियम appears to be at a depth smaller than its actual depth in the denser medium। ये इतनी बात हमने लिख दी। फिगर हमने थोड़ा सा ढंग का बना दिया। ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर देखो ए आई ये दिखता है, ए आई इज द अपीयरेंट डेप्थ, ए ओ इज द रियल डेप्थ। ये ही दोनों डेप्थ है। ठीक हो, इस मीडियम को हम वाटर मान सकते हैं, इसको एयर मान सकते हैं। आप लिख भी दें, ये एयर हो गया। आप इसको लिख भी दें, ये एक एरो बना के ऐसे लिख देते हैं, ये वाटर हो गया। तो देखो रे कहाँ से जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, वाटर से एयर में। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखेंगे, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे एयर का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, WNA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब इसके लिए जो स्नेल्स लॉ से क्या लिखते हैं, साइन आई
जिसमें से जा रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया जाता है। इसमें आई और आर नाम से आप कभी कंफ्यूज ना होंगे। जिसमें से रे जाती है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसमें जा रही है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मानते हैं। जैसे साइन आई बाई साइन आर। यहाँ एक बात देखो, यह जो लाइन है नॉर्मल, ये और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। ये पहले यहाँ से लिख दें फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तब आगे बढ़े फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब बात करते हैं कि ये लाइन, जैसे अगर हम इस लाइन को कोई नाम दे दो, जैसे इसको नाम दे दो C और इसको नाम दे दो MN। देखो CO इज पैरेलल टू MN, तो इसका मतलब कि यह एंगल और यह एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये R है तो ये एंगल भी आपका R बन जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं, देखो WNA इज इक्वल टू साइन आई और साइन आर, इन दोनों की वैल्यू आपको रखनी है। पहले हम लोग इसको सही कर लेते हैं। देखो इसको लिख लेते हैं सिंस CO पैरेलल टू MN 10, एंगल R इज इक्वल टू, ये एंगल R को लिख सकते हैं AIB के बराबर। एंगल AIB ये एंगल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और देखो आई को भी हम चाहे तो ले सकते हैं, आई यहाँ देखो ये और ये पैरेलल है, तो यह एंगल आपका हो जाएगा एंगल आई, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये एंगल आई बना देते हैं, यहाँ पर छोटा सा लिख दे रहे हैं एंगल आई। देखो ये भी लिख देते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल AOB। एंगल AOB ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। यह दोनों एंगल हो जाने के बाद अब आपको सिर्फ इनकी वैल्यू रखनी है। तो WNA इज इक्वल टू, देखो साइन आई की वैल्यू जब हम रखेंगे तो साइन आई की जगह AOB की वैल्यू रखेंगे। अब ये वाला आई ले लेंगे, ये आई दोनों एक ही है, तो यहाँ से अगर इसको हम साइन मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाई OB, AB डिवाइडेड बाई OB। और साइन आर में इसको लेंगे, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर AB बाई IB, AB डिवाइडेड बाई IB। अब यहाँ से देखो ये AB से AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या IB डिवाइडेड बाई OB। यहाँ बस आपको एक बात समझनी है कि यहाँ आँख होगी आपकी, यहाँ से आप देख रहे होंगे, इस जगह से आप यहाँ से इसको देख रहे होंगे। ये जो रेज निकल रही हैं यहाँ से, ये आपकी आंख में जा रही है, आप यहाँ से देखेंगे तभी तो रियल डेप्थ अपीयरेंट डेप्थ आपको दिखेगा। तो अब देखो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपकी आंख का अपर्चर बहुत छोटा होता है, और इसलिए ये जो पॉइंट B है और पॉइंट A है ये इतना दूर नहीं होगा, बल्कि पॉइंट A और B बहुत नज़दीक होंगे, या हम मान सकते हैं कि पॉइंट A भी एक ही पास होंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं इन प्रैक्टिस point B is very close to point A because aperture of eye is very small। अब देखो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये WNA इज इक्वल टू IB की जगह पर हम लिख देंगे IA डिवाइडेड बाई OB की जगह पर लिखेंगे OA। और इसका मतलब क्या होगा IA यहाँ से इसकी ये मैं आपको दिखा दूँ, IA दिस इज द अपीयरेंट डेप्थ, OA इज द रियल डेप्थ। O से ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट समझ लो रियल पर होगा, ये आप लिख सकते हैं अपीयरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई रियल डेप्थ। ये आपका फार्मूला हुआ। अपीयरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कुछ जगहों पर कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, कि ऐसे भी लिख सकते हैं ANW इक्वल टू रियल डेप्थ बाई
अपीयरेंट डेप्थ, ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि डब्ल्यू एन एन डब्ल्यू दोनों एक दूसरे के उलट होंगे। ए एन डब्ल्यू एन इक्वल टू आई ए बाई ओ ए है, तो वो हो जाएगा ओ ए बाई आई ए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका अपीयरेंट और रियल डेप्थ में एक रिलेशन मिला। अब यहाँ एक चीज़ और भी समझ लो कि यह जो ऑब्जेक्ट और इसके इमेज का जो डिफरेंस मिला, ये ओ आई, यह डिफरेंस ही हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मैंने लिखा भी है, इसी को नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आपको मैं ये लिखवा भी दे रहा हूँ यहाँ पर, द डिस्टेंस ओ आई इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। तो ओ आई का भी एक फार्मूला हम लोग बना लेते हैं, इतने से ही बन जाएगा। देखो ओ आई इज इक्वल टू, इसको हम डी मान लेते हैं, डी इज इक्वल टू, देखो ए से हमने डिस्टेंस लिया था तो ये हो जाएगा ओ ए माइनस आई ए। इसी वैल्यू को हम लोग कहेंगे कि यह हमारा नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें ओ ए अगर हम कॉमन ले लें तो देखो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो ये ओ ए वन माइनस, देखो वन माइनस आई ए डिवाइडेड बाई ओ ए, और वन माइनस आई ए बाई ओ ए, ये आई ए बाई ओ ए का फार्मूला हमारे पास है। देखो ओ ए, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस डब्लू एन ए, यह लिख सकते हैं। और ओ ए को क्या मान सकते हैं, जरा सा ये आपको पूरा फिगर मैं फिर से एक बार दिखा दूं। देखो ये ओ ए है, तो ओ ए को हम क्या मान सकते हैं, ओ ए को मान सकते हैं इस पूरे की थिकनेस। तो इस पूरे की थिकनेस को अगर हम टी मान लें, यहाँ पर मैं बना भी दे रहा हूँ, आप टी समझ लें, टी इज़ द थिकनेस, मतलब ओ ए की जगह पर हम टी लिख देंगे। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान दें। डी कैन आल्सो बी रिटेन एज टी वन माइनस डब्लू एन ए, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं टी वन माइनस वन बाई ए एन डब्लू, ऐसे लिख सकते हैं। यह वैल्यू आपकी हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला ड्राइव कर लिया, और ये हमको पता चल गया कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। और यही रियल डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ का जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग कह रहे हैं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। अब देखें सेकेंड, इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब यहाँ से हमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट मिलेगा। इसके पहले हम लोग नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए थे, उसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। यहाँ लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो इसमें क्या है, ये एक ग्लास स्लैब हो गया, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस हम ले लेते हैं टी। अब इस ग्लास स्लैब पर यहाँ से एक रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट एंगल है आई। अब इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये थोड़ा सा नॉर्मल की ओर डेविएट होते हुए, नॉर्मल की ओर बेंड होते हुए यहाँ पहुँची, और फिर यहाँ से ये बाहर आती है। तो जो इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे का मतलब जो रे बाहर आ रही है, वह यहाँ से आ रही है, जो कि यहाँ से आना चाहिए था। तो इन दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सी नाम दे दीजिए इस पॉइंट का, ये सी डी, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों रेज के बीच का, ये आपकी इमेजिनरी रे है, ये आई नहीं है, आनी चाहिए थी इधर से, लेकिन जा रही है यहाँ से। तो दिस डिस्प्लेसमेंट between the two parallel rays or the two parallel lines, this is called lateral displacement। हमको इसी को कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हम लोग कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं लिखने जा रहे हैं, बस सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ से ये एंगल, इसके बीच में डेल्टा बना, अगर हम ये पूरा एंगल लें तो ये आई है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी पूरा आई बनेगा, जिसमें से ये इतना तो आर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो ये इतना कितना बचेगा डेल्टा, डेल्टा होगा आई माइनस आर। डेल्टा कैन बी रिटन है, आप लिख भी लें, ये नीचे लिख लो, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। ये डेल्टा की वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर सिंपली हम लोग इसका साइन ले लेंगे। साइन हम इसलिए लेंगे कि इसमें ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर, हमको ये CD लेना है, CD के लिए यही ट्राइंगल है, हमने इस पर से ये परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दिया है, तो CD के लिए यही ट्राइंगल हमको यूज करना है, तो ये हम ले लेंगे साइन डेल्टा। तो देखें साइन डेल्टा, साइन डेल्टा लेंगे तभी उसके बीच में वो एंगल हमारा आएगा, सॉरी एंगल नहीं, साइड, साइड मतलब CD। तो हम लोग इसका साइन ले लेते हैं, साइन डेल्टा। साइन डेल्टा इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर CD और इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। तो ये वैल्यू हो जाएगी CD डिवाइडेड बाई AC। यहाँ से हमको ये वैल्यू मिली CD बाई AC। अब देखो इसको हम साइन डेल्टा भी लिख सकते हैं, साइन आई माइनस आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल एंगल आई में से आर घट गया तो डेल्टा की वैल्यू बची आई माइनस आर। अब दूसरा हमको देखो इसमें इसको थिकनेस को भी हमें रिलेट करना है, जो ये ग्लास स्लैब की ये थिकनेस है कितनी मोटाई का है, इसको भी हमें इस फार्मूले में इंक्लूड करना है। हमें चाहिए तो CD की वैल्यू हमको मिल जाएगी इस फार्मूले पे, AC इंटू साइन डेल्टा, लेकिन AC और इस थिकनेस में अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो R से हमारा बन जाएगा, और ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कास, तो ये हो जाएगा कास R इज इक्वल टू, कास R इज इक्वल टू ये AB हो जाएगा, AB मतलब AB डिवाइडेड बाई AC। देखो ये बन गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, आप कर दें साइन डेल्टा बाई कॉस R और ये वैल्यू हो जाएगी CD बाई AC डिवाइडेड बाई AB बाई AC। AC से AC कैंसिल, CD बाई AB, और AB क्या है, थिकनेस T है, तो CD बाई T। तो CD की वैल्यू कितनी हो गई, CD की वैल्यू हो गई T साइन डेल्टा, डेल्टा की जगह हम लिख देते हैं पूरा आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस R। ये CD, या आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द फार्मूला फॉर द लेटरल शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। अब यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि यह मैक्सिमम कब होगा। दिस इज द फार्मूला फॉर लेटरल शिफ्ट, यहाँ लिख भी दीजिए, दिस इज लेटरल शिफ्ट। अब यहाँ आपको एक बात समझ लें कि यह मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम तो तब होगा जब T ज़्यादा हो, ये मतलब इसकी डिपेंडेंसी देखो, एक तो T पर है, तो T की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा शिफ्ट होगा। मतलब जो ग्लास स्लैब हम लेंगे उसकी मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा यह इसके बीच में शिफ्टिंग होगी। अब बात करते हैं कि मान लो एक इसको हम कांस्टेंट कर दें कि ये मोटाई तो हम एक कांस्टेंट कर सकते हैं, T की वैल्यू हमने कांस्टेंट कर दी। अब यह किस पर डिपेंड करेगा, अब डिपेंड करेगा इस वैल्यू पर। यह वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी यह मैक्सिमम होगा। फॉर मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट, फॉर मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट साइन आई माइनस आर की जो वैल्यू है ये होनी चाहिए मैक्सिमम। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 1। 1 कितने की वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री। अब यहाँ एक चीज़ देखो कि ये आई माइनस आर की वैल्यू, आई माइनस आर इज इक्वल टू 90। अब आई में से आर घटाएं और 90 बचे। अब जरा देखो कैसे ये संभव है। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है। आई हम या तो बिल्कुल यहाँ से दे सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से रे आप भेजें, बिल्कुल यहाँ से रे भेजोगे तब क्या होगा, नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा 90। वो नॉर्मल तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा हमें, नहीं तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट तक हम कैसे पहुँचेंगे। तो ये 90 हो सकता है, ये यहाँ से ले करके 90 से ले करके ये यहाँ तक जा सकता है।
अब अगर हम रे इधर कर दें तो फिर इधर से हम एंगल गिनने लगेंगे। तो ये समझो कि इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक हो सकती है। तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक हो सकती है। इसका मतलब यह तभी संभव है जब यहाँ, अब इसमें से r घटाने पर 90 भी आना चाहिए। तो ये तब हो सकता है जब i एग्जैक्ट 90 हो, क्योंकि i 0 से 90 तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो i 90 हो, r 0 हो, i माइनस r इक्वल टू 0। इट इज़ पॉसिबल, यहाँ लिख देते हैं, इट इज़ पॉसिबल इफ i इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड r इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये वैल्यू होगी। अब अगर हम ऐसे करते हैं तो देखो ये कितना थिकनेस आता है, तो कितना ये आता है, मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू t साइन, अब ये हम वैल्यू नहीं रख रहे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू i माइनस आर की वैल्यू हो गई 90, लिख दो 90 डिवाइडेड बाई कॉस, r की वैल्यू हम दिए है 0, तभी ये i माइनस आर 90 हो पाया है। अब cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, sin 90 भी 1 होता है, तो इसका मतलब t इंटू 1/1, इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई, t। तो लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम जो होगा वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है इस ग्लास स्लैब की थिकनेस के बराबर, इससे ज़्यादा का लेटरल शिफ्ट पॉसिबल नहीं। बाकी के शिफ्ट इससे कम ही होंगे, और वो भी तब जब 90 डिग्री पर हो। तो 90 डिग्री का जनरली हम एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको मिलता ही नहीं, वो तो तब मिलेगा ना जब आप यहाँ से रे को इंसिडेंट कराएं, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो फिर सीधे निकलने लगेगी रे। तो बहुत थोड़ा सा स्लाइडली इसको बढ़ाएंगे तब। तो ये मान के चलो कि जो लेटरल शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा 30 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, इससे कम ही आएगी। तो दिस इज़ द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसके पहले जो हम लोग वाटर के थ्रू पढ़े थे तो वहाँ पर हमको मिला था नॉर्मल शिफ्ट, यहाँ मिला हमें लेटरल शिफ्ट।